How are you all? एंड आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। दिस इज द फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस। आज इस ओरिएंटेशन में हम कुछ जो मिथ हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, इनको हम ब्रेक करेंगे। मार्केट में ये मिथ है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो ऑप्ट नहीं होना चाहिए, लो स्कोरिंग है। ऐसे ही सुना होगा ना आपने? यही सुना है आपने कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो लो स्कोरिंग है। मोस्टली एकेडमीज मेंटोर्स डिस्करेज करते हैं आपको, मत ऑप्ट करें इससे, आपके मार्क्स नहीं आती। अच्छा जी। और ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इससे दूर रहें। पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करें, बड़ा आसान है और रट्टा लग जाता है। अच्छा। हाउएवर, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये लो स्कोरिंग कभी भी नहीं है। अगर आप अभी सीएसएस 2024 का रिजल्ट आया है, डीएमसीज देखें। डीएमसी देख, पोल साइंस में 80 टू 90 मार्क्स हैं। 95% स्टूडेंट्स की 80 टू 90 मार्क्स किसी काम की नहीं। तो अब क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंस को क्या हुआ? ये जो मिथ क्रिएट की हुई है ना कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो लो स्कोरिंग है, ये मिथ आपके फायदे के लिए नहीं है, एकेडमीज एंड मेंटोर्स के लिए फायदा है इसमें। मोस्टली स्टूडेंट्स रिमेन कंफ्यूज्ड बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। हर सेशन में मेरे से पूछा जाता है, सर इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट करें या पॉलिटिकल साइंस? In CSS, academies and mentors discourage from opting international relation is an optional. बेसिस क्या है? बेसिस क्या है? यही बेसिस है कि आईआर मार्क्स कम देता है। You know why they discourage you and they misguide you? Why they discourage you and why they misguide you? Number one, for teaching IR, for teaching IR, one should have firm knowledge of IR theories. उसे आईआर थ्योरीज का पता होना चाहिए। रियलिज्म एंड नियो रियलिज्म सिर्फ आईआर की थ्योरीज नहीं है, इसके अलावा भी हैं। वन मस्ट हैव फर्म कंट्रोल ओवर द प्रीवेलिंग ग्लोबल इश्यूज। जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज, जो कि हार्डली कोई आपको बताता है, सिखाता है। वन मस्ट नो द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज इन करंट अफेयर्स। अब आप ये नोट करें, ये जो टास्क है ना, ये हेक्टिक टास्क है। अकेडमीज मोस्टली आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करती है, लेकिन आईआर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मीनिंगलेस है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपने देखा होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। ऐसा ही है ना? मैं कोई अक्यूज तो नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूँ आपको। रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, है ना? मोस्टली एकेडमी मेंटोर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं ना, कि सुन ले, समझ आ जाएगा टॉपिक आपको। लेकिन आईआर में ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती, क्योंकि आईआर की नेचर ऐसी है, टॉपिक्स इस तरह से हैं कि वो अपडेट होते रहते हैं। दीज आर हेक्टिक टास्क। ऑन द कंट्री, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इश्यूज, बिकॉज करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स स्ट्रांग होता है आपका, है ना? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए ग्लोबल पॉलिटिक्स का। दैट इज वाई IR is being discouraged by the different mentors and academies. समझ रहे हो? वो सर शेरयार कहते हैं हमें, आप लोगों को भी कहते हैं कि
बच्चों को ना बेवकूफ बनाया जाता है और वो बन भी जाते हैं। हालांकि यार इतना मुश्किल भी नहीं है। स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क। इस ओरिएंटेशन में मेरे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के स्टूडेंट्स हैं। सीए, अगर आपका सीए है, आपका IR2 कवर है। जस्ट IR1 पढ़ना है। theories and their applications and basic topics। theories and application and basic topics। CSS की प्रिपरेशन में इतना टाइम तो नहीं है ना आप लोगों के पास एक नया सब्जेक्ट ऑप्ट करें। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स से आप भाग तो नहीं सकते ना। भाग तो नहीं सकते ना आप, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स से भाग तो नहीं सकते। ऐसा ही है ना, पढ़ेंगे आपके कंपलसरी है। जब आप वो कवर करते हैं तो IR1 ही बस आपको कवर करना है। जस्ट IR1। आप सोचे कितना टाइम आपका सेव होता है, कितना टाइम आपका सेव होता है। इरशान सुमरो, आप इसी क्लास में जो है, मैं अभी आपको एप्लीकेशन, रियलिज्म की एप्लीकेशन बताऊंगा आपको। देखेंगे आप किस तरह से अप्लाई होती है। ओके। अब बात सुने। लो मार्क्स आते हैं, उसके कुछ काजेज हैं। देर आर काजेज। नंबर वन, अनअवेलेबिलिटी ऑफ IR टीचर्स इन CSS market who can guide you how to attempt IR paper and how to apply IR theories। अवेलेबिलिटी नहीं है टीचर्स की, क्योंकि ये हेक्टिक काम है IR पढ़ाना। ठीक है। और अगर कोई पढ़ाता भी है तो रियलिज्म में नियलिज्म पढ़ा दी, एप्लीकेशन आपको कोई सिखाता ही नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स, सेकंड, मोस्टली स्टूडेंट्स लेकिन IR थ्योरीज एंड दे डू नॉट अप्लाई इन IR थ्योरीज इन करंट अफेयर्स। आप IR को करंट अफेयर्स की तरह ट्रीट करते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट अफेयर्स पेपर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर। यस, ग्लोबल इश्यूज होते हैं, लेकिन आपको IR के पर्सपेक्टिव में अटेम्प्ट करना है, ना कि करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में अटेम्प्ट करना है। देयर इज अ डिफरेंस। थर्ड, लेक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस एंड एवेल्युएशंस। हार्डली कोई CSS में कोई एवेल्युएशंस करता है आप लोगों की, हार्डली। ठीक है, हार्डली। रिमेंबर, एक चीज याद रखें, इफ यू डू नॉट राइट, अगर आप लिखते नहीं है ना, लिखने की हैबिट नहीं है, यू आर गोइंग टू बी फेल्ड इन CSS। अगर आप में लिखने की हैबिट नहीं है, ये मैं ओवरऑल ही बता रहा हूं आपको, ना कि IR में। ओवरऑल ही बता रहा हूं, अगर आपकी राइटिंग हैबिट नहीं है ना, लिखने से आपको डर है, फेल हो जाएंगे आप। ना कि IR में, ओवरऑल ही फेल हो जाएंगे। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से IR में मार्क्स कम आती है, ओवरऑल CSS में मार्क्स कम आती है। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस, देखें IR की, आपको पता है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। CSS, एक बात है, CSS जो है इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। जी इरफा, इसी तरह से होता है, बर्बादी के टिक मार्क्स होते हैं। आपने कभी मेरी एवल्यूशंस देखी हैं? इस तरह से वो मार्क्स लगा, टिक मार्क लगा देते हैं। ऑलमोस्ट इसी तरह से होती है कि वो जो टीचर पढ़ाते हैं वो एवल्यूशंस आपकी नहीं करते, कोई और ही करता है वो। ठीक है, इसी तरह से होती है, बेवकूफ बनाया जाता है आपको। हाँ जी। इंपॉर्टेंस ऑफ IR। IR जो है ना, हाफ CSS है, हाफ CSS, हाफ CSS। एक चीज याद रखें, जो CSS है, या चले PMS है, या PCS है, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। यू शुड डिसाइड अ सब्जेक्ट जिसको आप कवर करें, तो नेक्स्ट आपके ऑप्शनल वो खुद ही कवर हो जाएं। ठीक है, स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं? उसी IR इज हाफ CSS। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस।
आप भाग नहीं सकते इंटरनेशनल रिलेशन से। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स तो वैसे ही पढ़ते हैं आप। IR2 जो है वो इन्हीं से डील करता है। अगर आपका सीए स्ट्रांग है, करंट अफेयर्स स्ट्रांग है, मीनिंग दैट IR2 आपको ऑलरेडी कवर कर लिया है आपने। यू जस्ट नीड टू कवर IR1, दैट इज द स्मार्ट वर्क, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। आल्सो, आल्सो IR से हर साल एक ऐसे पेपर में आता है। अभी इसी साल इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट पूछा ना उसने, 2025 का पेपर देखे ऐसे का, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट पूछा ना। और इस साल जो 2026 का पेपर होगा, मार्क माय वर्ड्स, 2 से 3 ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस पे सीधे सीधे होंगे। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपके पड़ोस में, मिडिल ईस्ट में देखें, इस ईरान इसराइल वॉर हुई अभी, पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है, या फलस्तीन में देखें इशू। IR से आप भाग नहीं सकते, इंटरनेशनल रिलेशंस पे इस साल 3 to 4 एसेज आपके पेपर में होंगे। अगर आपका करंट अफेयर स्ट्रांग नहीं है, या इंटरनेशनल रिलेशंस या ग्लोबल पॉलिटिक्स आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो किस तरह से आप पेपर करेंगे इससे का। और हर साल पूछा जाता है कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस पे। ओके, तो इट हेल्प्स यू इन एसे राइटिंग। एसे राइटिंग में आपको ये हेल्प करता है, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट, IR के साथ आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, US हिस्ट्री है, EU है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप आई लॉ भी ऑप्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, स्मार्ट वर्क। इस तरह से अपने ऑप्शनल्स अरेंज करो कि आपका 50% नेक्स्ट सब्जेक्ट और भी कवर हो जाए। टाइम नहीं होता इतना। आल्सो, आल्सो अल्लाह करे आपका CSS पास हो, ठीक है, पास हो, इंशाल्लाह पास होगा। इंटरव्यू 50% IR बेस्ड ही होता है। जो इंटरव्यू होता है ना, उसमें भी 50% IR से ही क्वेश्चन होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, CSS इंटरव्यू में पैनल आपसे पूछेगा, बताओ इंडिया पाकिस्तान वार के बारे में बताओ, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताओ, ठीक है, ट्रेड वार के बारे में बताओ आप। मेरे से पर्टिकुलरली क्या पूछा था पता है? मेरे से पूछा था कि World War II में जो लीडर्स थे, जो कंट्रीज वार में थी, उनके लीडर्स के नाम बताएं। समझ रहे हो? तो आप IR से भाग नहीं सकते कभी भी नहीं। यह आपकी जान नहीं छोड़ेगा, चाहे रिटर्न में हो, चाहे इंटरव्यू में हो। समझ रहे हो? तो कोई भी ये लो स्कोरिंग नहीं है, ठीक है, हाई स्कोरिंग है। आल्सो आपको ये वेरियस सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प करता है, जाके इंटरव्यू तक आपकी हेल्प होती है। अब ये जो सेशन है हम अनाउंस किया है हमने, इसमें कंटेंट मैं खुद ही देता हूँ, क्योंकि आई राइट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस थिंक टैंक एज वेल। जो फॉरेन थिंक थिंक टैंक होती है ना, उसके लिए मैं लिखता भी हूँ। अपार्ट फ्रॉम माई जॉब सर्विस, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो थिंक टैंक्स होते हैं उस पर आर्टिकल्स में मैं लिखता हूँ। तो मेरी अपनी खुद की भी IR पे एक बुक लिखी हुई है, जो कि मैं सेशन में हमेशा देता हूँ मैं। तो आपको कोई बुक लेने की कोई नीड नहीं है, ना मैगजीन्स लेने की नीड नीड है। एवरीथिंग आपको वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। कोई भी बुक लेने की नीड नहीं है, ना मैगजीन, फजूल की मैगजीन जो पड़ी होती है मार्केट में, वो लेने की नीड नहीं है। मैं अपने ही आर्टिकल से, या जो थिंक टैंक्स के आर्टिकल्स होते हैं वही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और बाकी जो थ्योरीज है वो मैं अपने बुक से प्रोवाइड करूंगा आपको। तो कोई बुक लेने की नीड नहीं है, नो एक्स्ट्रा खर्चा। नंबर 2, ये 7 वीक्स का सेशन होगा, पर्टिकुलरली आपका फ्राइडे टू संडे क्लास होगी, रेगुलर क्लास होगी, वीकली एवल्यूशंस होगी। इसके बिना
एवेल्यूएशंस के बिना ये आईआर हो या एसए हो या सीए हो या पीए हो, सब मीनिंगलेस है। पढ़ा दूंगा मैं आपको, एक रात, 2 रात, 2 दिन में मैं आईआर पढ़ा दूंगा आपको, कोई मसला नहीं है, पढ़ा लूंगा। लेकिन आप गेन में तो करो ना, लिखना भी तो आना चाहिए ना, अल्टीमेटली आपको पेपर में लिखना है। और ये किस तरह से मुझे पता चलता है कि आपने गेन किया है? थ्रू एवेल्यूएशंस। तो जो संडे होगा, संडे की क्लास होगी, वीक की लास्ट क्लास, उसमें मैं आपको असाइनमेंट असाइन कर दूंगा, जो कि आपने अटेम्प्ट करनी होगी और 2 दिन में आपने सबमिट करनी होगी। तो एवेल्यूएशंस आपकी साथ साथ होती हैं। एक चीज याद रखें कि जो दिसंबर नवंबर में आते हैं ना मेरे पास एवेल्यूएशंस के लिए, सर एवेल्यूएशंस करवानी है, वो जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको मैं कहता नहीं हूं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। दिसंबर जनवरी नवंबर में कोई एवेल्यूएशंस नहीं होती। ये आपको किसने कहा है? एवेल्यूएशंस का मतलब क्या होता है कि आपकी मिस्टेक से, राइटिंग मिस्टेक से, उसको ठीक करना है आपने। और दिसंबर जनवरी में तो रिवीजन का टाइम होता है। अगर कोई मिस्टेक, मेजर स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं आपके आंसर में, उनको कब ठीक करोगे? आपके पास टाइम ही नहीं बचा। आपके पास तो टाइम ही नहीं बचा ना। एक मंथ में क्या, मतलब आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, एक मंथ में क्या ठीक कर लेंगे? और यू नो, सीएसएस का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज दी रिटन पार्ट। एमपीटी को साइड करके रिटन पार्ट ये ना। अब आप रिटन पार्ट की प्रिपरेशन आप लास्ट मंथ में करें, 11 मंथ जो है आप वो रटे लगाएं, स्ट्रेट फेल, सीधा फेल। आपको एफपीएससी से कंफर्मेशन नहीं चाहिए, मैं ही बता देता हूँ, अभी ये फेल हो जाएंगे। अगर आपकी ये कोई सोच है कि आप नवंबर दिसंबर में आके एवेल्यूशंस करवाएंगे और सीएसएस पास हो जाएगी आपकी, तो आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। एवेल्यूशंस लिखना आपको आना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट इट इन एग्जाम। तो एक मंथ में आप क्या उसकी तैयारी करोगे? तो एवेल्यूशन साथ साथ होती हैं। मैं हमेशा, चाहे मेरा जेंडर का सेशन हो, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स हो या आईआर हो, वीकली एवेल्यूशंस पे फोकस होता है। लिखना आना चाहिए आपको। और अल्टीमेटली देखो, थ्योरीज अप्लाई करना इज एन आर्ट। वो प्रैक्टिस से होता है। और प्रैक्टिस किस तरह से? एवेल्यूशन से ही होती है ना। क्या आपने थ्योरीज सही अप्लाई की है, नहीं की है? नहीं किए तो फिर मेरा काम है वो आपको बताना। गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा अकल यूज किया करो आप भी प्रिपरेशन में। स्पेशल फोकस जो होगा हमारा, वो इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी से होगा, उनकी एप्लीकेशन पे होगा। आल्सो फोकस ऑन द पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, कि किस तरह से पेपर किया जाता है, आईआर 1 का, आईआर 2 का। और लास्ट में एक ग्रेड मॉक लेंगे आपसे, फुल बुक टेस्ट, वीकली एवेल्यूशंस के अलावा लास्ट में फुल बुक टेस्ट भी लिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो क्लास मिस करता है फॉर एनी रीजन, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, उस क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती हैं वो फॉर 24 आवर्स। मैं रिकॉर्डिंग्स इस तरह से नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ, इस तरह से नहीं है। आपकी रेगुलर क्लास होगी, लेकिन उस क्लास की रिकॉर्डिंग होती है। अगर कोई स्टूडेंट क्लास मिस करता है वो, तो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से ये सेशन होगा, 7 वीक्स का आपका ये सेशन होगा। ठीक है। नोट्स, सब चीजें प्रोवाइड की जाएगी और वीकली एवेल्यूशंस होंगी आपकी। क्लियर है सबको? कोई एम्बिग्यूटी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बताओ मुझे, कोई एम्बिग्यूटी, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सबको? अतः टाइम नहीं होता, बहुत रश हो जाती है। सेशन में एवेल्यूशन करता हूँ मैं, इंडिविजुअल में टाइम नहीं हो पाता है। ऑफिस होती है, प्लस करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का सेशन होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का सेशन है, तो इंडिविजुअल में एवेल्यूशन नहीं हो पाती। सेशन में ही होती है एवेल्यूशन, आईआर 1 एंड आईआर 2 दोनों की। ठीक है। हाँ जी, इंटरनेशनल रिलेशंस का की कोर्स आउटलाइन देखें। मैंने सारे टॉपिक्स तो नहीं लिखे, जस्ट फ्यू टॉपिक्स लिखे। हाउ टू एनरोल, मैम सादिया से कांटेक्ट कर लें। ठीक है, या मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, रुकिए 1 मिनट।
मैम सादिया से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे से भी कर सकते हैं। जी अता, काफी होती है वो। 7 वीक्स मतलब 7 एवोल्यूशन, लास्ट में ग्रेड में 8 एवोल्यूशन आपकी हो गई। बहुत होती है। अकेडमीज वाले तो 5 या 2-3 टेस्ट लेते हैं आपसे। ठीक है, अकेडमीज वाले तो आपसे 2-3 ही टेस्ट लेते हैं ना, जितनी मर्जी नहीं, जितने वीक्स हैं। अकेडमीज या मेंटोस तो आपसे 2-3 एवोल्यूशन, वो बर्बादी के टिक मार्क्स वही करते हैं। तो ऐसे ही होता है ना। तो 7 एवोल्यूशन आर इनफ, आपको पता लग जाएगा। ओके, जितने वीक्स का सेशन उतनी एवोल्यूशन, क्योंकि वीकली एवोल्यूशन होती है। फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे को आपकी लास्ट क्लास होती है। संडे की क्लास के बाद आपको असाइनमेंट प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपने अटेम्प्ट करके और ट्यूसडे तक मुझे सबमिट करनी होती है। और एवोल्यूशन होती है आपकी, वो नेक्स्ट डे सबमिट हो जाती है ग्रुप में। इससे क्या होता है कि जी आप ऑनलाइन एकेडमी पे ही पढ़ रही हैं माहम। ठीक है, हाँ जी। चले क्वेश्चन लास्ट में लेते हैं, अभी थोड़ा समझो। लास्ट में लेता हूँ क्वेश्चन को। कोर्स आउटलाइन में रियलिज्म, आइडियलिज्म, न्यू रियलिज्म, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, न्यू न्यू डिबेट, द ग्रेट डिबेट, क्रिटिकल थ्योरी, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरल अप्रोचेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें सिस्टमेटिक थ्योरी है, कम्युनिकेशन थ्योरी है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग मॉडल है, ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म। उसके बाद थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, पर्टिकुलरली जिसे आप आईपीई कहते हैं, जिसमें वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, डिपेंडेंसी थ्योरी है, इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, मर्केंटाइलिज्म है। और बाकी जो बेसिक टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, इसमें नेशन स्टेट सिस्टम एंड ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है, डिप्लोमेसी, नॉन स्टेट एक्टर्स। तो इस तरह से कुछ ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं बेसिक। मैंने सब नहीं लिखे, ठीक है, कुछ फ्यू टॉपिक्स लिखे हुए हैं। बाकी जो करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जिसमें इंडिया पाकिस्तान वार है अभी, वो टॉपिक हम कवर करेंगे भी। और इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो अभी अभी हुआ है, वो भी हम कवर करेंगे। इंडो पैसिफिक पॉलिसी ऑफ यूएसए, या पाक यूएस रिलेशंस आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान वार, पाकिस्तान यूएस रिलेशंस आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वार। ठीक है, इसके बारे में भी हम कवर करेंगे कि किस तरह से नेचर चेंज हो रही है इंटरनेशनल रिलेशंस में, पर्टिकुलरली साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में भी चेंज हो रही है आफ्टर दी हसीना वाजिद विड्रॉल। पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना फॉर्मिंग अ न्यू अलायंस, सार्क को हटा के कोई और न्यू अलायंस बना रहे हैं। आर्म्स रेस, ठीक है, आर्म्स रेस साउथ एशिया में या मिडिल ईस्ट में देखें। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए इस रीजनल डायनामिक्स में, या रीजनल जो वार हो रही है। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एंड न्यूक्लियर डिटरेंस, न्यूक्लियर डिटरेंस पे इस साल ऐसे भी आ सकता है। बाकी करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स में तो ये पूछा ही जाएगा आपसे। उसके बाद ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है, रशिया चाइना डीओ, ब्रिक्स वाला। ठीक है, उसके बाद ट्रेड वार हो रही है, डिक्लाइन ऑफ न्यू लिबरल ऑर्डर। हम अब रीजनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम अब रीजनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, एससीओ जिसकी एग्जाम्पल है। मल्टीपोलर सिस्टम है, रशिया यूक्रेन वार, उसके प्रोस्पेक्ट्स, ड्रोन्स एंड एआई, मॉडर्न वारफेयर में अब ट्रेडिशनल वारफेयर नहीं है, अब मॉडर्न वारफेयर है। अनमेन्ड ड्रोन स्ट्राइक, ठीक है, चाहे आप यूक्रेन में देखें या इंडिया पाकिस्तान वार में देखें या ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में देखें, ड्रोन्स का यूटिलाइज हो रहा है अब। राइज ऑफ रीजनलिज्म एंड डिक्लाइन ऑफ इंटरनेशनलिज्म। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन से हैं, पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है। ट्रम्प, ट्रम्प की पॉलिसीज के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है वेपनाइजेशन ऑफ वाटर इन साउथ एशिया, पर्टिकुलरली इंडस वाटर ट्रीटी देखें आप। इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, फलस्तीन इशू देखेंगे हम। और लास्ट है राइज ऑफ पॉपुलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इस पे कैसे भी आ सकता है। तो इस तरह से ये टॉपिक्स होंगे। मीनिंग डेट आपने देखा है इसको, क्या आपका सीए भी हो रहा है, करंट अफेयर्स भी हो रहा है आपका, आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह से कोर्स आउटलाइन होगी आपकी। और आपका जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, देखिए आईआर की प्रिपरेशन जो स्टार्ट होती है ना, स्टार्टिंग पॉइंट नेशन स्टेट सिस्टम नहीं है, या व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं है।
आईआर की स्टार्टिंग पॉइंट है थ्योरीज। थ्योरीज है। फर्स्ट थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी है, वो है रियलिज्म। वो है रियलिज्म थ्योरीज। क्यों? क्या नेशन स्टेट सिस्टम में आईआर की थ्योरी अप्लाई नहीं होती? रियलिज्म कहती है कि स्टेट्स आर दी मेन एक्टर। ठीक है, निहिलिज्म कहती है स्टेट आर दी मेन एक्टर, लेकिन लिबरलिज्म नहीं मानती। ठीक है, तो आईआर की थ्योरी ही स्टार्टिंग पॉइंट है। व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन या स्कोप या नेशन स्टेट सिस्टम, नेशनल इंटरेस्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। थ्योरीज आपको समझ आ गई तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रियलिज्म। अच्छा, एक चीज याद रखें, जो आज की क्लास में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं रियलिज्म, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू रियलिज्म करेंगे। उसके बाद जो है लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। यही टॉपिक्स संडे के असाइनमेंट में मैं आपको दूंगा। इसी पे ही टेस्ट पेपर बनेगा आपका। इसी पे ही टेस्ट पेपर बनेगा आपका। हाँ जी। मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर, इस टॉपिक में कौन सी थ्योरी हम अप्लाई करें। कंफ्यूजन होती है, सर इसमें कौन सी थ्योरी अप्लाई करें। जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस में या ग्लोबल पॉलिटिक्स में सिक्योरिटी एंड पावर मैक्सिमाइजेशन की बात होती है, तो मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी जो अप्लाई होती है वो है रियलिज्म। जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस में या ग्लोबल पॉलिटिक्स में सिक्योरिटी एंड पावर मैक्सिमाइजेशन की बात होती है, तो मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी जो अप्लाई होती है वो है रियलिज्म। रियलिज्म। सो रियलिज्म talks about security and power maximizing in international relations. This theory is based on the assumption that others are trying to destroy you. इसकी assumption देखिए, others are trying to destroy you, दूसरे आपको destroy करना चाहते हैं। ठीक है, so you must be ready to destroy others। तो आपको रेडी रहना चाहिए, खुद दूसरों को डिस्ट्रॉय करने में के लिए और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इसकी एग्जांपल देता हूं मैं। अतः आप समझे कि आपके पड़ोसी हैं। आपके पड़ोसी हैं, वो आपको, आप समझते हैं कि वो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट कंस्पिरेसीज कर रहे हैं। ठीक है, बता रहा हूं मैं, सुनो। ठीक है, अतः आपके पड़ोसी हैं, ठीक है, नेबर्स। आप समझते हैं कि वो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, कंस्पिरेसीज कर रहे हैं। आप क्या करोगे? आप कौन से ऑप्शन से अडॉप्ट करोगे? अपनी सिक्योरिटी स्ट्रांग करेंगे, है ना। द फर्स्ट स्टेप इज, नहीं, सिक्योरिटी स्ट्रांग करेंगे ताकि खुद को प्रोटेक्ट करें। सेकंड, थ्रेड को आप एलिमिनेट करेंगे। थ्रेड को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे? अपनी पावर को मैक्सिमाइज करेंगे, है ना। आप अपनी पावर को मैक्सिमाइज करेंगे ताकि वो खुद, आप खुद को प्रोटेक्ट करें और जो आपके एडवर्सरीज हैं उनको आप डिस्ट्रॉय करें, थ्रेट को एलिमिनेट करें। तो जो बेसिक अजम्पशन है रियलिज्म का वो ये है कि अदर्स आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय यू, सो यू मस्ट बी रेडी टू डिस्ट्रॉय अदर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड एक्सटेंड योर पावर। नाउ apply this concept in India Pakistan relations। कौन पूछ रहा था मेरे से कि सर थ्योरीज किस तरह से अप्लाई होती हैं? अभी देखो आपके सामने ही अप्लाई हो रही है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, अभी वार हुई है। पाकिस्तान believes that India has been conspiring against the territorial integrity and sovereignty of Pakistan। जी, Pakistan believes that India has been conspiring against the territorial integrity and sovereignty of Pakistan। So Pakistan must always be ready to deter India। पाकिस्तान को हमेशा रेडी रहना चाहिए इंडिया को रोकने के लिए।
नाउ इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी? इसकी इंप्लीकेशन क्या है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे? इसकी इंप्लीकेशंस क्या होगी? परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स सिंस द इंडिपेंडेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, आज भी इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट ही है ना, सिंस द इंडिपेंडेंस, डिस्पाइट द कंक्लूजन ऑफ वेरियस ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। आज भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट ही है, डिस्पाइट द कंक्लूजन ऑफ वेरियस ट्रीटीज। इस तरह से ये थ्योरी अप्लाई होती है। तो पढ़ते हैं इसको। रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस सेट ऑफ आइडियाज व्हिच टेक इनटू अकाउंट द इंप्लीकेशंस ऑफ सिक्योरिटी एंड पावर फैक्टर्स। सिक्योरिटी एंड पावर फैक्टर्स की जब बात होती है तो हम रियलिज्म अप्लाई करते हैं। The ideas emerge out of the individual's belief that others are trying to destroy you. Therefore, you must be ready to destroy others in order to protect yourself. दूसरे आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसलिए आपको रेडी रहना चाहिए दूसरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इसका बेसिक अजम्पशन अजम्पशन क्या है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द स्टेट्स। हमेशा स्टेट्स के अमंग कॉन्फ्लिक्ट रहता है ये, चाहे इसराइल ईरान हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे रशिया यूएसए हो। ओके। देखिए, हर थ्योरी का कोई ना कोई प्रोपोनेंट होता है। यहां तक समझ आया आपको? पहले मुझे ये बताओ, आपको बेसिक अजम्पशन समझ आई? बेसिक अजम्पशन समझ आई सबको? सारे काइंडली पार्टिसिपेट करें। एप्लीकेशन समझ नहीं आई? चले आगे, मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। कोई मसला नहीं है, परेशानी नहीं है। बेसिक अजम्पशन तो समझ आई ना आपको? बेसिक अजम्पशन तो समझ आई ना कि रियलिज्म किसके बारे में है? एप्लीकेशन डिटेल में आगे बढ़ते हैं, नो इशू, कोई मसला नहीं है। समझ आई सबको? मेरे क्लास में ना मम्मी ने बत बन के बिठा करो, ये जो मम्मी होते ना इजिप्ट के, इजिप्ट वाले मम्मी मत बना करें। अच्छा जी, चलें। हर थ्योरी का एक प्रोपोनेंट होता है। सो रियलिज्म का जो प्रोपोनेंट है वो है हैंस जे मॉर्गनथाउ। हैंस जे मॉर्गनथाउ, जिन्होंने रियलिज्म थ्योरी अपने बुक पॉलिटिक्स अमंग द नेशन में दी है। ये एमसीक्यूज पूछा जाता है हमेशा। द पॉलिटिक्स अमंग द नेशन इज रिटन बाय हैंस जे मॉर्गनथाउ। मॉर्गनथाउ कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरह स्ट्रगल फॉर पावर है। दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर लाइक द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज क्यों आपस में लड़ती हैं? क्या चाहिए? पीटीआई को, पीएमएलएन को, पीपी को क्या चाहिए? बताओ। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज है ना, क्वेश्चन लास्ट में करते हैं सुमेरा अशरफ, चलो टूट जाता है इस तरह से। ठीक है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी, ये क्यों लड़ती हैं आपस में? क्या चाहिए उनको? मसला क्या है उनको? सब पावर में आना चाहती है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी पावर में आना चाहती है। सिमिलरली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी हर स्टेट पावरफुल बनना चाहती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी हर स्टेट पावरफुल बनना चाहती है। ठीक है। Hence, J. Morgenthau has been leading exponent of the realist theory. Morgenthau कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। ठीक है। मॉर्गनथाउ कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट कोई भी एम बताए अपना, कोई भी एम बताए अपना,
कि हम इकोनॉमिक कॉपरेशन कर रहे हैं, हम क्लाइमेट पे कॉपरेशन कर रहे हैं, हम रिलीजियस कॉपरेशन कर रहे हैं, हम कल्चरल कॉपरेशन कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं, बट बिहाइंड इट पावर इज ऑलवेज इमीडिएट एम। असल जो उसका जो एम होता है ना, वो पावर ही होता है। बेशक स्टेट्स इकोनॉमिक कॉपरेशन बताए कि हम इकोनॉमिक कॉपरेशन कर रहे हैं, लाइक ब्रिक्स, जिसकी एग्जांपल है ब्रिक्स। चाइना और ये चाइना एंड रशिया का असल एम क्या है? डॉलर सुप्रीमेसी को खत्म करना, यूएस की जो हेजिमोनिक पावर है उसको खत्म करना, है ना। या स्टेट्स कहती हैं कि हम रीजनल कॉपरेशन कर रहे हैं, रीजनल कॉपरेशन, लाइक ईयू है, एससीओ है। अभी पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना कॉपरेशन कर रहे हैं, बट रियल एम क्या है इस कॉपरेशन का? पावर मैक्सिमाइजेशन, पावर मैक्सिमाइजेशन। गेटिंग माय पॉइंट? मौजन दाओ कहते हैं व्हाट एवर बी द एम्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पावर इज ऑलवेज इमीडिएट एम। स्टेट मैन एंड पीपल, या स्टेट बेशक अपने गोल्स रिलीजियस टर्म्स में बताएं, फिलोसॉफिकल टर्म्स में, इकोनॉमिक, सोशल में, बट वेन एवर दे स्ट्राइव टू रियलाइज देयर गोल्स बाय मीन्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दे डू सो बाय स्ट्राइविंग फॉर पावर। अल्टीमेट एम इनका यही होता है, पावर मैक्सिमाइजेशन। बेशक इकोनॉमिक कॉपरेशन करें, रिलीजियस कॉपरेशन करें, ओआईसी है जैसे, ओआईसी, ठीक है, या रीजनल कॉपरेशन करें, एससीओ है, ईयू है, ईसीओ है, इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन पाकिस्तान, टर्की एंड ईरान। आया समझ? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मैं हमेशा पूछता हूं, देन ही नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव होते हैं, ताकि आपको क्लियरिटी हो, हर चीज की क्लियरिटी हो। समझ आया? दसो मेनू। ओके, सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ मॉर्गन थाओ। सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ मॉर्गन थाओ, मॉर्गन थाओ के सिक्स प्रिंसिपल्स हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं, और ये भी अप्लाई होते हैं, ये सारे अप्लाई होते हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज, कहते हैं पॉलिटिक्स इज ग्राउंडेड बाय द ऑब्जेक्टिव लॉज व्हिच आर बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर एंड साइकोलॉजी। मौजन तो कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स लाइक पावर, एंड आल्सो जो ह्यूमन की नेचर है वो वायलेंट है, और जो ह्यूमन की नेचर में ही लस्ट फॉर पावर है। आप देखेंगे हर इंसान कहता है कि मैं सीएसएस करूं, मेरे पास पावर होगा, मैं दूसरों को कंट्रोल करूं। ऐसा ही है ना? सच बताओ, यही सोचते हैं ना आप? हर इंसान कहता है कि मेरे पास पैसा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, मैं दूसरों को पैसे की पावर पे कंट्रोल करूं। सही है ना? ऐसे ही सोचते हैं ना लोग, कि दूसरों को कंट्रोल करें, हमारी इन्फ्लुएंस ज्यादा हो, हमारी पावर ज्यादा हो। ऐसे ही लोग सोचते हैं, ह्यूमन की नेचर में है। जो मौजन था वो कहते हैं, रियलिज्म कहती है। जी। सेकंड, Morgenthau lays great emphasis on the concept of national interest, which he defines in terms of power. He says that politics cannot be understood in moral or religious terms. It can be understood on the rational basis. इसका क्या मतलब है? मौजनदाव कहते हैं कि every state acts every state acts according to its national interest. नेशनल इंटरेस्ट ही गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं फॉरेन पॉलिसी के। जैसे आम लोग, जैसे इंसान होते हैं, अपने एक सेल्फ इंटरेस्ट के ही अकॉर्डिंगली वो एक्ट करते हैं वो। जैसे आप में कोई किसी का इंटरेस्ट है, काम फंसा है, तो आपके साथ अच्छा चलेगा। काम खत्म हो गया, पूछेगा अब नहीं।
इंटरेस्ट खत्म, पूछेगा भी नहीं। इसी तरह से हर स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली एक्ट करती है। इन स्टेट्स के नेशनल इंटरेस्ट कौन से हैं? पावर मैक्सिमाइजिंग, वेदर इट इज इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर। मॉजनथाओ आर्ग्यूज दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रिलीजन या मोरल वैल्यूज की कोई जगह नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस में रिलीजन या मोरल वैल्यूज की कोई जगह नहीं है। स्टेट्स रिलीजन या मोरल वैल्यूज को डिसरिगार्ड करते हैं। स्टेट्स इंटरनेशनल रिलेशंस में या ग्लोबल पॉलिटिक्स में या फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस में रिलीजन एंड मोरल वैल्यूज को डिसरिगार्ड करते हैं एंड प्रायोरिटाइज पावर मैक्सिमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अभी अरब कंट्रीज, दे डू नॉट अप्लाई रिलीजन और मोरल वैल्यूज इन देयर फॉरेन रिलेशंस। जो अरब कंट्रीज है ना, ये अपने फॉरेन रिलेशंस में रिलीजन या मोरल वैल्यूज को फॉलो नहीं करते। जिसकी एग्जांपल देता हूं, फैक्चुअली बात करते हैं। टुडे अरब कंट्रीज में जो लेबर काम करती है ना, लेबर, वो मोस्टली इंडियंस हैं। मैं सऊदी अरेबिया की जस्ट बात नहीं कर रहा हूं, मैं अरब कंट्रीज की बात कर रहा हूं। मैं मोस्टली इंडियंस हैं। अगर रिलीजन या मोरल वैल्यूज अप्लाई होती, अगर रिलीजन या मोरल वैल्यूज अप्लाई होती, तो अरब कंट्रीज कभी भी इंडिया से कॉपरेट ही ना करती, ना उनकी लेबर बुलाती। क्यों? ठीक है, क्यों, वाई? क्योंकि कश्मीर में एट्रोसिटीज हो रही है मुस्लिम्स पे। तो ये तो मोरली रॉन्ग है ना। आप जो मुस्लिम्स के ऊपर एट्रोसिटीज कर रहे हैं, आप उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। जी, फलस्तीन इशू इज देयर, एग्जैक्टली। मोरल पावर के बारे में बात नहीं हो रही मोहम्मद सोहेल, पावर के बारे में बात हो रही है। और मौजूदा कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोरल वैल्यूज अप्लाई नहीं होते, या रिलीजन फॉरेन पॉलिसी में रिलीजियस फैक्टर नहीं होता। नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर के ही अकॉर्डिंगली स्टेट एक्ट करती हैं। ओके, समझ आया आपको? सिर्फ पाकिस्तान ही है जो अपनी फॉरेन पॉलिसी में रिलीजन को प्रायोरिटाइज करता है। ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, ब्रदरली मुस्लिम कंट्री एंड ऑल दैट। अदरवाइज कोई भी कंट्री रिलीजन को फॉलो नहीं करती। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मौजूदा कहते हैं कि स्टेट्स के इंटरेस्ट फिक्स्ड नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जैसे आपके खुद के इंटरेस्ट फिक्स होते हैं आपके, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपके खुद के इंटरेस्ट फिक्स होते हैं आपके, जितने भी हैं क्लास में, बताओ। आप खुद के इंटरेस्ट कभी फिक्स होते हैं? चेंज होते रहते हैं ना आप लोगों के भी इंटरेस्ट। आज कोई एक इंटरेस्ट है तो बाद में कोई और इंटरेस्ट होगा आपका। जैसे फॉर एग्जांपल, कॉलेज में थे तो आपका इंटरेस्ट ये था कि बस अब अभी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। जब यूनिवर्सिटी में आप चले गए तो आपका इंटरेस्ट ये था कि अच्छी जॉब मिल जाए। फिर बाद में पता चला आपको अब सीएसएस करनी है, तो अभी आपका इंटरेस्टेड सीएसएस में। सीएसएस के बाद जो है, फिर आपका इंटरेस्ट होगा कि अच्छी प्रमोशन हो जाए, अच्छी पोस्टिंग मिल जाए। तो इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं ना। इसी तरह से स्टेट के भी इंटरेस्ट चेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि जब यूएस को पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर या वॉर ऑन टेरर आफ्टर 9/11, पाकिस्तान को अपना फ्रेंड फ्रेंड एलाय बना दिया। ठीक है, हमें इकोनॉमिक एड दी, हमें मिलिट्री एड दी। जब पाकिस्तान की नीड खत्म हो गई, देन यूएस के इंटरेस्ट भी चेंज हो गए, और यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो भी चेंज हो गई, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो गया। नीड नहीं है,
पाकिस्तान की साइड कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो इंटरेस्ट फिक्स नहीं होते। नंबर फोर, Majumdar asserts that universal moral principles cannot be applied to the state actions। जो स्टेट के एक्शंस होते हैं ना, उसमें उनको आप मोरल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली आप मेयर मत करें। स्टेट कोई आदमी नहीं है जो मोरल वैल्यूज फॉलो करे। जो स्टेट के अंदर लोग होते हैं ना, पॉपुलेशन होती है, वो मोरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं। लेकिन स्टेट जो है ना, स्टेट वो मोरल वैल्यूज को फॉलो नहीं करते, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को या इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। स्टेट्स इंटरेस्ट हमेशा स्टेट्स हमेशा अपने इंटरेस्ट को फॉलो करती हैं। लोग जो है मोरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं। फिफ्थ, मॉजनथाउ says that all political actors pursue their national interest। हर स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट फॉलो करती है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएस हो। He says that political actors think in terms of interest as economists think in terms of profit। जैसे बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन किस लीन से सोचता है बताओ? जो बिजनेसमैन है, आपका फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, तो आप किसी से कॉपरेशन करोगे तो किस बेसिस पे कॉपरेट करोगे? प्रॉफिट के बेसिस पे ना, क्या आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? प्रॉफिट की लीन से आप सोचोगे ना कि कितना प्रॉफिट मिलेगा मुझे इस कॉपरेशन से। इसी तरह से स्टेट्स भी जो है वो इसी तरह से इसी एंगल से सोचते हैं। स्टेट्स भी इसी एंगल से सोचती हैं कि हमारे पावर में कितनी कंट्रीब्यूशन होगी। तो ये सिक्स प्रिंसिपल्स है मॉजनथाउ के या रियलिज्म के, जो कि अप्लाई होते हैं। और मैं आपको अप्लाई करके एग्जाम्पल भी दिए हैं आपको। समझ आया आपको? बताओ, सारे मुझे बताओ, जितने भी हैं क्लास पे, एमन, बासित, अलीना, अक्सा, अत्ता, डेल। आपका नाम क्या है? पूरा नाम लिखें। हादिया, हानिया, इफ्रा एंड इक्रा, इरशान, सुमरो, जवेरिया, किंजा, माहम, मोहम्मद सोहेल, परवरिश, रमशा, सबा, सादिया, सन्ना, शानजा, सोहेल, सुमेरा, तहरीम एंड वीवो। जी। अच्छा जी। मोस्टली मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं यहाँ पे रियलिज्म को करते हैं एंड, खत्म हो गई बस। रियलिज्म यहाँ तक एंड नहीं होती। जी। इसकी रिलेवेंस देखते हैं, 21st सेंचुरी में इसकी रिलेवेंस क्या है। इसकी रिलेवेंस देखते हैं अभी ग्लोबल पॉलिटिक्स में, इसकी रिलेवेंस क्या है। रियलिस्टिक जो है कहते हैं स्टेट्स, अभी ये ध्यान से सुनना। स्टेट्स जो है, स्टेट्स आर मेन एक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। स्टेट्स के अलावा कोई भी मेजर प्लेयर नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में। ना यूएन, ना आईएमएफ, ना वर्ल्ड बैंक, ना ही कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट्स आर द मेन एक्टर्स एंड द मेन प्लेयर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है? समझ आ रहा है? आईआर में इन ऑर्गेनाइजेशंस को हम कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। आल्सो रियलिस्टिक ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनआरकी है। इंटरनेशनल सिस्टम में एनआरकी है। मैं पॉइंट्स फॉर्म में लिख रहा हूं। नंबर वन, स्टेट्स मेन एक्टर्स है। नंबर टू, एनआरकी। इंटरनेशनल सिस्टम में एनआरकी है, मीनिंग एनआरकी का मतलब क्या है? कॉन्फ्लिक्ट अमंग द स्टेट्स। कॉन्फ्लिक्ट है स्टेट्स के अमंग, कॉन्फ्लिक्ट है। पाकिस्तान इंडिया, ईरान इसराइल है, चाइना यूएसए, रशिया यूएसए है,
अभी कंबोडिया एंड थाईलैंड का भी इशू हुआ है अभी। एक और वार आ रही है, आपका एक टॉपिक ऐड ऐड हो रहा है अभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस में या करंट अफेयर्स में। एक और भी टॉपिक ऐड हो रहा है, सबर कर लो। ओके, उनका बॉर्डर इशू भी हो रहा है। और द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द एनार्की। जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम का, उसमें एनार्की है, स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है अमंग द स्टेट्स। ठीक है, जिसकी एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान एंड मैं आपको एग्जांपल दी। स्टेट्स आपस में लड़ते रहते हैं, क्यों? पावर के लिए। स्टेट्स आपस में लड़ते रहते हैं पावर के लिए। ओके। रियलिस्टिक कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन, आईएमएफ, या पर्टिकुलरली नॉन स्टेट एक्टर्स और अलायंसेस, स्टेट्स अपने फायदे के लिए बनाती हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स और नॉन सोवेरेन बॉडीज, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे हम। ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे ये टॉपिक आईआर में। अभी ये समझे कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन सोवेरेन एंटिटीज हैं। अभी आप इतना ही समझे, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अलायंसेस हैं, स्टेट्स अपने फायदे के लिए बनाती हैं ताकि वो दूसरों को कंट्रोल कर सकें। अगेन रिपीटिंग, रियलिस्टिक कहते हैं या रियलिज्म कहती है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो स्टेट्स अपने फायदे के लिए बनाते हैं ताकि वो दूसरों को कंट्रोल कर सके। जिसकी एग्जांपल है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। कौन कंट्रोल करता है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को, बताओ? हु कंट्रोल्स आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक? बताओ, हु कंट्रोल्स आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक? जी, यूएसए, एग्जैक्टली यूएसए। यूएसए यूएसए इन ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करता है अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूएसए कंट्रोल्स द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। Therefore, realism argues that realism argues that states are the main actors in the study of international system. जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये स्टेट की प्रॉक्सीज हैं टू कंट्रोल अदर स्टेट्स, टू कंट्रोल अदर स्टेट्स। ओके, ये इसकी रिलेवेंस है इन 21st century। Realistic consider that states have the highest authority in international system. States are the main actors. Also, there is anarchy in international system. States form the bodies of other actors such as international organizations. Thus, they have influence on the actions of leader ताकि वो उनको कंट्रोल कर सके। ओके, ये इसकी रिलेवेंस थी। यहां तक समझ आया आपको? अभी हम इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स में एक थ्योरी अप्लाई की जाती है आईआर की। यहां तक आपको रियलिज्म समझ आई? जो भी हमने पढ़ा है एक सबको क्लियर है? अभी हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, किस तरह से थ्योरी अप्लाई की जाती है इन करंट अफेयर टॉपिक्स। करंट अफेयर्स टॉपिक्स किस तरह से थ्योरी अप्लाई होती है, सारे बताओ मुझे जितने भी हैं क्लास में। ओके, ये एक एग्जांपल है आपके लिए, इंडो पैसिफिक पॉलिसी ऑफ यूएसए। नाम सुना है आपने इसका? नहीं, करंट अफेयर्स के पेपर में अप्लाई नहीं होती, आईआर के पेपर में अप्लाई होती है सब। इंडो पैसिफिक पॉलिसी ऑफ यूएसए नाम सुना है आपने कभी? इंडो पैसिफिक पॉलिसी ऑफ यूएसए, कंटेनमेंट ऑफ चाइना।
कंटेनमेंट ऑफ चाइना आपने सुना है? आपने कंटेनमेंट ऑफ चाइना, क्वाड का नाम सुना है आपने? क्वाड का, कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग एंड ऑल, इसके इनके नाम सुने हैं आपने? इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। अभी मैं ये आपको बता देता हूँ, चलें ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको, कि इंडो पैसिफिक पॉलिसी ऑफ यूएसए इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कंटेनमेंट ऑफ चाइना। चाइना की राइज को रोकना है यूएस में। अब ये दो ओशन स्ट्रेटेजी है, एक इंडियन ओशन है, एक पैसिफिक ओशन में। इंडियन ओशन में इंडियन ओशन में इंडियन ओशन में यूएस और उसके एलाइज ने इंडिया को पावरफुल या काउंटरवेट बनाया जा रहा है अगेंस्ट दी चाइना, कि चाइना की राइज को वो स्टॉप करे। और पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया को पावरफुल बनाया जा रहा है ताकि चाइना की राइज को रोके। ये इसका बेसिक ओवरव्यू है। ओके, अब ध्यान से सुनना कि किस तरह से थ्योरीज अप्लाई होती है। इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएसए इन एशिया पैसिफिक रीजन या और इंडो पैसिफिक रीजन। India is a major ally of USA in the region as it has extended cooperation in defense technologies. इंडिया मेजर एलाय है यूएस का इंडियन ओशन में, और दोनों ने एग्रीमेंट साइन किए हुए, डिफेंस एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और इंडिया को कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग में भी इंक्लूड किया गया है, क्वाड में भी इंक्लूड किया गया है जिसमें जापान भी है। यहां तक मैंने सीए के बारे में बताया कि इंडिया मेजर एलाय है यूएस का, और यूएस इंडिया को सपोर्ट करा, जिसे पाकिस्तान के साथ सेटो सेटो कोल्ड वॉर में एग्रीमेंट्स किए हुए थे, इसी तरह से इंडिया के साथ भी डिफेंस एग्रीमेंट किए गए हैं। अब यहां लास्ट में थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव दे रहा हूं मैं, which realistic argue that which realistic argue that their ultimate aim is to achieve greater power। अब आप रिकॉल करें रियलिज्म। रियलिज्म में हमने पढ़ा था ना, स्टेट मेन में डिफाइन देयर गोल्स इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस इकोनॉमिकल फिलोसॉफिकल टर्म्स। बेशक स्टेट्स अपने गोल्स इकोनॉमिक कॉपरेशन में बताएं या सिक्योरिटी कॉपरेशन में बताएं या फिलोसॉफिकल कॉपरेशन में बताएं, लेकिन अल्टीमेट उनका गोल क्या होता है कि पावर मैक्सिमाइज करना। तो रियलिज्म कहती है जो इंडिया यूएस कॉपरेशन है, इनका अल्टीमेट एम यही है कि चाइना की राइज को रोकना और यूएसए उसके एलाइज की पावर को मैक्सिमाइज करना। which realistic argue that their ultimate aim is to achieve greater power। किसके ऊपर बात की मैंने? ये जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, क्वाड की एग्जांपल दी। गेटिंग माय पॉइंट कि किस तरह से थ्योरीज अप्लाई होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे सेशन में। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं मैं कि किस तरह से आईआर जो है या उसमें थ्योरीज अप्लाई होती हैं। ओपनिंग लाइंस में मैंने करंट अफेयर्स ही बताया है, मैंने सीए ही बताया है, उसको कनेक्ट किया है यहाँ पे आईआर के पर्सपेक्टिव पे, क्या आईआर का क्या पर्सपेक्टिव है यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास, ऑकस का नाम सुना है आपने? AUKUS, ऑकस का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया को काउंटरवेट बनाया जा रहा है अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट चाइना। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है यूके एंड यूएसए ने एक ट्रायलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया हुआ है, दैट इज दी ऑकस। ऑस्ट्रेलिया को काउंटरवेट बनाने के लिए यूके एंड यूएसए ने उनके साथ एक ट्रायलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया गया है, दैट इज दी ऑकस। ठीक है, ऑकस, ध्यान से सुने। ऑकस इज अ ट्रायलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट साइंड बिटवीन यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये पैक्ट इंटीग्रल कंपोनेंट है, जैसे क्वाड है ना, क्वाड इसी तरह से समझो कि पैसिफिक ओशन में ऑकस है। अब अंडर द ऑकस यूके एंड यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करनी है
आल्सो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमेरिन्स भी प्रोवाइड करनी है, न्यूक्लियर पावर सबमेरिन्स। ऑस्ट्रेलिया को हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी प्रोवाइड करने हैं, काउंटर हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी प्रोवाइड करने हैं बाय यूएसए एंड यूके, बाय यूएसए एंड यूके अंडर द ऑकस अलायंस। यहां पे सीए, करंट अफेयर्स के बारे में बताया। यहां पे मैं अब दूंगा आईआर का पर्सपेक्टिव, यहां पे अब आईआर का पर्सपेक्टिव। रियलिज्म कहती है कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया बेशक अपने जो गोल्स हैं वो बताएं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्डअप कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहे हैं, और यही कहते हैं ना, यूएसए एंड ब्रिटेन यही कहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया की हेल्प कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने में, साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव करने में। तो रियलिज्म यही उस पे उसको रिप्लाई करती है, रियलिज्म, कि बेशक यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया अपने गोल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी में बताएं, लेकिन इनका अल्टीमेट एम क्या है, स्ट्राइव फॉर पावर इन पैसिफिक ओशन, कि पैसिफिक ओशन में चाइना की पावर इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, यूएसए और उसके एलाइज की पावर इंक्रीज होनी चाहिए। और जो ऑस्ट्रेलिया है वो न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूएस का, किसमें, पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में इंडिया है, ठीक है। पैसिफिक ओशन में न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडियन ओशन में इंडिया है। तो यहां पे सीए, इसी पे आईआर का पर्सपेक्टिव। ये एप्लीकेशन है थ्योरीज की, कोई मुश्किल है? बताओ मुझे, कौन सी मुश्किल है ये एप्लीकेशन? बताओ मुझे, कोई मुश्किल है? सारे बताओ, ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस को इतना मुश्किल सब्जेक्ट बनाया हुआ है, बहुत डिफिकल्ट है, बस आपके बाल सफेद हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। क्या है इसमें, है क्या ऐसा? क्या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी ये आप करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे ना? ये तो आप वैसे भी पढ़ेंगे। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस नहीं पढ़ेंगे क्या करंट अफेयर्स में? पढ़ेंगे। बस ये चीजें पढ़नी है आपको, रियलिज्म पढ़िए आपने, ठीक है। आपने यही थ्योरीज पढ़नी है ना बस आपने तो, और एप्लीकेशन। तो ये जो बदनाम किया हुआ है ना इंटरनेशनल रिलेशंस को, ये गलत बदनाम किया हुआ है लोगों ने, जो बदनाम किया हुआ है ना इंटरनेशनल रिलेशंस को, ये कंस्पिरेसीज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अगेंस्ट। तो इस तरह से ये आपका सेशन होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को एनरोल होना है तो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकता है, मैम सादिया से भी कांटेक्ट कर सकता है। मैंने अपना नंबर दे दिया है आपको, ठीक है, मैंने नंबर दे दिया है आपको, मैंने अपना भी नंबर दे दिया है आपको। और मैम सादिया से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये सेशन होगा आपका, 7 वीक्स का सेशन होगा। कोशिश करेंगे हम कि इसको अच्छे से कवर करें, नोट्स वगैरह सब चीजें मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। बिफोर टेकिंग क्वेरीज, बिफोर टेकिंग क्वेरीज, सबसे पहले आप मुझे